पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान जिले के शक्तिगढ़ में कल बीजेपी के एक नेता राजू झा की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के समय राजू झा की गाड़ी हाईवे के किनारे खड़ी थी। पूर्वी बर्धमान के करीब शक्तिगढ़ में नेशनल हाईवे पर बीजेपी नेता राजू झा की हत्या। ये वारदात शनिवार रात करीब 8:30 बजे हुई, जब राजू झा की गाड़ी नेशनल हाईवे के किनारे खड़ी थी। राजू झा कोलकाता जा रहे थे और शक्तिगढ़ में एक दुकान के पास कुछ देर के लिए गाड़ी रोककर उतरे थे। उन्होंने गाड़ी मिठाई की एक दुकान के पास खड़ी की कि तभी एक दूसरी गाड़ी आई और उसमें से हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने हमलावरों की कार की पहचान कर ली है। गाड़ीटार मध्य बेसिकली शूट आउट হয়েছিল एंड यहाँ गोली चली थी जिसमें एक शख्स की मौत हुई है। गाड़ी चला रहा ड्राइवर सेफ है। जांच के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो हो रहा है। আমরা অলরেডি বেসিক্যালি যা করণীয় ইনভেস্টিগেশন है আমরা অলরেडी स्टार्ट कर दी थी। देखिए जिसका मर्डर हुआ है वो कौन है, मैं उसमें नहीं जाता। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जो फिल्मों में हमने देखा है कि गाड़ी से निकल के बदमाश ढाई गोली चलाए, फिल्म में देखते थे ऐसे, अभी वेब सीरीज में दिखाई देता था। अब पश्चिम बंगाल में ऐसा हो रहा है, तो पश्चिम बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है, उस रास्ते से तो हम भी जाते हैं, रेगुलर जाते हैं। कल हमारे साथ ऐसे हो सकता है। पुलिस ने घटना के चश्मदीद एक स्थानीय दुकान वाले से पूछताछ की है। राजू झा के ड्राइवर और अन्य लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। राजू झा के साथ कार में बैठा एक परिचित भी इस हमले में घायल हो गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राजू झा के खिलाफ कई केस दर्ज हैं और वो पूर्व में अवैध कोयला व्यापार में भी आरोपी रहा है। 2021 में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले वो बीजेपी में शामिल हुआ। खुद भी पहले बीजेपी में शामिल रहे तृणमूल कांग्रेस की नेता बाबुल सुप्रियो ने सवाल किए कि इन बीजेपी नेताओं पर सीबीआई और ईडी के छापे क्यों नहीं पड़ते। দেখুন, আমি এটা জানি, শুনেছি উনি দুর্গাপুরেরই একজন বাসিন্দা। वो दुर्गापुर के रहने वाले हैं और इस तरह मौत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके खिलाफ कई थानों में कई केस दर्ज थे। पूर्व में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। ये सबूत है कि वो अवैध गतिविधियों में शामिल रहे, लेकिन इस तरह किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। তার বিরুদ্ধে নানা রকম उधर पुलिस का कहना है कि वो वारदात की हर पहलू से जांच कर रही है और टोल प्लाजा समेत आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की पड़ताल कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि वो जल्द ही हमलावरों तक पहुंच जाएगी। कोलकाता से सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब असम में भी सक्रिय हो गए हैं। कल उन्होंने राज्य में पहली चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा के अंदर एक टिप्पणी पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की चेतावनी पर भी हमला बोला। कहा कि ऐसी धमकियां एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती। उन्होंने हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व पर भी सवाल उठाया और कहा कि वो बीते 7 साल से डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप लोगों में जितनी एनर्जी है, जितना उत्साह है, जितनी जोर से आप बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आज ही आप हेमंत बाबू की सरकार उखाड़ के फेंक देंगे। अभी सब्र रखिए, अभी थोड़ा टाइम है सरकार उखाड़ने में। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का हेमंत बिस्वा शर्मा के गढ़ में उनकी ही सरकार पर सीधा निशाना। मैं चुनौती देता हूं कि केजरीवाल यहां पर आएं और बताएं कि मेरे खिलाफ कौन सा केस है। वो इसे साबित करें। अगर वो मुझे करप्ट कहेंगे तो मैं उनके खिलाफ मानहानि का केस करूंगा। मैंने देखा था वो मेरे आने के पहले वो हेमंत बिस्वा शर्मा जी मुझे धमकी दे रहे थे कि केजरीवाल आएगा, मैं पुलिस से उसको जेल में डाल दूंगा, मैं उसको जाने नहीं दूंगा। आसाम के लोग बहुत अच्छे हैं। आसाम के लोग अतिथि का स्वागत करते हैं, इस तरह से धमकियां नहीं देते। केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ गुवाहाटी में थे। उत्तर पूर्व में यह आपकी पहली बड़ी राजनीतिक रैली रही। अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में सीधा निशाना साधा है असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर, जो कि बीजेपी के
उत्तर पूर्व में सबसे बड़े दिग्गज नेता हैं और उनके साथ उन्होंने फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जम के वार किया और इसके साथ उत्तर पूर्व में आम आदमी पार्टी ने इस बार एक नया राजनीतिक मोर्चा खोलने की शुरुआत इस जनसभा से की है। और प्रधानमंत्री जी नोटबंदी, अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं होंगे तो कितना खतरनाक बात है। प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की, नोटबंदी में सारे देश में अफरा तफरी मच गई, कितने लोगों की नौकरी चली गई, कितने लोगों के धंधे बंद हो गए, कितने लोगों की मौत हो गई। 10 साल पीछे चला गया देश की अर्थव्यवस्था 10 साल पीछे चली गई। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते वो कभी नोटबंदी ना करते, कभी नोटबंदी नहीं करते। असम बीजेपी ने तुरंत केजरीवाल को जवाब दिया। Assamese people, that अतिथि देवो भव, लेकिन जो अतिथि फॉल्स प्रोपेगेंडा बना के, झूठा इल्जाम लगा के, खुद का सेफ्टी का घेराव में रह के जो अपना बदनाम करना चाहते हैं असम का बारे में, असम का सिस्टम के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, उनको कैसे ठंडा किया जाता है वो भी असमीज लोगों को पता है। आम आदमी पार्टी ने पहली बार पिछले साल नगर पालिका चुनावों में अपनी भूमिका दर्ज कराई थी। एक सीट जीती और कई सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। इससे केजरीवाल को 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी के लिए एक उम्मीद नजर आ रही है। संजय चक्रवर्ती के साथ रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां एक दूसरे को घेरने में जुटी हैं। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने के लिए एक वीडियो कैंपेन की शुरुआत की। इसे कांग्रेस फाइल्स नाम दिया गया है। वीडियो में आरोप लगाया गया है कि यूपीए सरकार 2G केस, कोयला समेत कई घोटालों में शामिल थी। बीजेपी ने वीडियो में आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जनता के 48 खरब रुपए लूटे हैं। इतने पैसों से देश की सुरक्षा से लेकर प्रगति तक के तमाम काम किए जा सकते थे। बिल्कुल ठीक सुना आपने। आपकी जेब से लूटा हुआ पैसा, वैसे इसे लूट भी नहीं, डकैत। उधर राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरण साधने की जोड़तोड़ अब तेज हो गई है। खास तौर पर बीजेपी कांग्रेस शासित राज्यों में कोई चूक नहीं करना चाहती, इसलिए बीजेपी जातीय समीकरण को साधना चाहती है। राजस्थान में बीजेपी ने राजेंद्र राठौड़ को अपना नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पार्टी के पदाधिकारियों और विधायकों की बीजेपी मुख्यालय में मीटिंग हुई। बीजेपी द्वारा चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी को अध्यक्ष की कुर्सी पर ब्राह्मण चेहरे के रूप में हाल ही बिठाया गया है और वहीं राजपूत समाज को साधने के लिए राजेंद्र सिंह राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। देखिए, बदलाव तो एक नीति का खेल है। बदलाव तो कहीं न कहीं किसी न किसी कार्यकर्ता की कोई भूमिका होती है। कल कोई अध्यक्ष से आज मैं हूँ, कल कोई और होगा, तो ये नियमित प्रक्रिया है। माननीय राजेंद्र सिंह जी को लंबा एक राजनीतिक अनुभव है। वो सदन के पटल पर बहुत मुखरता से अपनी बात को रखते हैं। लेकिन जाट समाज को भी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती, इसलिए सतीश पुनिया के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद ही पुनिया की दोबारा एंट्री हुई है उप नेता प्रतिपक्ष के रूप में। भारतीय जनता पार्टी का सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, कुशासन, जंगलराज, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो हमारा जन आक्रोश अभियान है वो यथावत रहेगा और अप्रैल के माह में राजस्थान के प्रत्येक जिले में महाघेराव होगा, जिसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता अलग अलग जिलों में, अलग अलग हिस्सों में शिरकत करेंगे और स्थानीय मुद्दों और प्रादेशिक मुद्दों को जोड़कर उसमें आक्रामक रूप से पार्टी कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी, प्रदर्शन करेगी। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि इस बार चुनाव पार्टी के सिंबल और पीएम के चेहरे पर लड़ेगी, लेकिन फिर भी जातिगत गणित को फिट बैठाना पार्टी के लिए प्राथमिकता है। जयपुर से बाल वीरेंद्र सिंह शेखावत के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। एनसीपी नेता शरद पवार ने सावरकर की तारीफ की है। गौरतलब है कि एनसीपी महाराष्ट्र के उस गठबंधन का हिस्सा है जिसमें शिवसेना के साथ कांग्रेस शामिल है। कांग्रेस सावरकर को लेकर लगातार हमलावर रहती है। दूसरी तरफ शिंदे गुट के सावरकर गौरव यात्रा ये गुट निकाल रहा है। ऐसे में शरद पवार के बयान के खास राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने रविवार को मुंबई और महाराष्ट्र में जगह जगह सावरकर गौरव यात्रा निकाली।
ठाणे में आयोजित समारोह में खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शामिल हुए और कहा कि सावरकर का अपमान देश सहन नहीं करेगा। सावरकर का बलिदान, देशभक्ति और हिंदुत्व की उनकी विचारधारा से पूरे देश को वाकिफ होना चाहिए, इसलिए इस रैली को आयोजित किया गया है। इस बीच एनसीपी के कद्दावर नेता शरद पवार ने न सिर्फ सावरकर की तारीफ की है, बल्कि ये भी कह दिया है कि सावरकर कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। आज सावरकर ये नेशनल इशू नहीं है, ये पुरानी बात हो गई। सावरकर इनके बारे में हम लोगों ने इनके खिलाफ कुछ बातें की थी, व्यक्तिगत नहीं थी, हिंदूवाद सभा के खिलाफ। मगर दूसरी एक साइड है कि देश की स्वतंत्रता के लिए जो सैक्रिफाइस सावरकर जी ने किया वह हम नजरअंदाज कर नहीं सकते। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी सावरकर का नाम लेकर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधती रही है। सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी के बयान पर शिवसेना उद्धव गुट अपनी नाराजगी जता चुका है। इसके बाद जानकारी आई कि महाराष्ट्र और केंद्र की राजनीति में विपक्षी एकता के मद्देनजर राहुल गांधी अब सावरकर के खिलाफ बयान नहीं देंगे। शरद पवार का बयान कांग्रेस को एक संदेश तो है ही, साथ ही इस बात की कोशिश भी कि सावरकर के सम्मान का राजनीतिक फायदा सिर्फ शिंदे को ना मिले। सावरकर की बारे में हम लोगों को एक बात बहुत पसंद है, वो बात उनका साइंटिफिक अप्रोच। सावरकर जी ने पब्लिकली कई बातें ऐसी कही थी और की थी जिसमें सोशल एंगल था एंड साइंटिफिक एंगल भी था। सावरकर जी का शिवसेना उद्धव गुट ने शिंदे के सावरकर गौरव यात्रा पर सवाल उठाए हैं। लेकिन जो वीर सावरकर की गौरव यात्रा अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे, क्या उनको सावरकर मालूम है क्या है, सावरकर का साहित्य क्या है, सावरकर जी का विचार क्या है? सबसे पहले सावरकर जी और आरएसएस का विचारधारा से कोई मेल नहीं खाता। ये दोनों में बहुत मतभेद थे। आरएसएस सावरकर जी का हिंदुत्ववाद मानते नहीं थे। सावरकर जी को तो बहुत से ऐसे विचार थे, जैसे दाढ़ी बढ़ाना, ये सब। तो अब एकनाथ शिंदे दाढ़ी काट कर घूमेंगे? सावरकर की विचारधारा लेकर यात्रा में जा रहे हैं ना, तो कल क्या सुबह से वो दिखेंगे क्या एकदम चकाचक? जाहिर है महाराष्ट्र की राजनीतिक बिसात के मद्देनजर सावरकर की अपनी अहमियत है और बयान इसको ध्यान में रखकर भी दिए जा रहे हैं। दिल्ली से उमाशंकर सिंह के साथ मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब बात मध्य प्रदेश की। ये देश के उन राज्यों में है जहां सरप्लस बिजली है, लेकिन ग्राहक फिर भी जूझते रहते हैं। कई लोगों की शिकायत रहती है कि मीटर रीडिंग ठीक नहीं है, खपत से ज्यादा बिल आ रहा है और लाइन ट्रिप हो रही है। देखिए रिपोर्ट। सवा लाख बिजली के खंभों का सर्वे, 27 करोड़ रुपए के काम, 90% उपभोक्ताओं के ऑनलाइन बिल जमा, 58,000 वो खंभे ढूंढ निकाले गए जो बिजली दे रहे थे लेकिन फाइलों में गायब थे। केंद्र की आरडीएसएस योजना के क्रियान्वयन में देश भर में अव्वल। ये कमाल मध्य प्रदेश में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का है, उस ऐप के जरिए जो कंपनी के कर्मचारियों ने बनाया है, जिसे सीखने देश भर से लोग जबलपुर आ रहे हैं। हमारी टीम जो इंजीनियर्स प्रोग्रामर्स हैं, उन्होंने इन हाउस पूरा ऐप बनाया, जिसे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात की टीम्स आके देख के गई हैं और जिसकी काफ़ी सराहना की है। और पूरा ये कंज्यूमर के सोशल ऑडिट को देखते हुए कि ट्रांसपेरेंसी हो, सब कुछ कंप्यूटर पे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं और पूरी योजना में 2,700 करोड़ के काम जो हैं, जो सारे एस्टिमेट्स हैं, वो भी सब हमने इसलिए बनाए हैं बिकॉज कंज्यूमर का आगे आने वाले समय में सेटिस्फैक्शन को बढ़ाया जा सके। एक एक कंज्यूमर को हमने फील्ड में कहाँ पे वो स्थित हैं वो पूरा का पूरा कंप्यूटर पे चढ़ाया गया, जिससे हमको 1,200 करोड़ रुपए की 21% राजस्व में भी वृद्धि हुई। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद तैयार इस ऐप से सभी बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मर, मीटर और उपभोक्ताओं की जानकारी दर्ज की गई है और इसे ऑनलाइन भी कर दिया गया है। पिछले 1 साल में इस ऐप से 21% ज्यादा रेवेन्यू मिला। 12 लाख किसानों में लाखों के बिजली बिल 20% से भी ज्यादा कम हो गए। मार्च 2023 में कंपनी का राजस्व संग्रहण 847 करोड़ रुपए रहा, जो राज्य में तीनों वितरण कंपनियों में सबसे ज्यादा है। कंपनी द्वारा स्वयं के रिसोर्सेज से GIS ऐप बनाया गया है,
जिसके द्वारा 3 महीने के अंदर ही हमारे फील्ड के मैदानी अधिकारियों ने 77,000 लाइन किलोमीटर का सर्वे किया है। साथ ही 51,000 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर उसमें लगने हैं एवं लगभग 1.25 लाख पोल का मैदानी अधिकारियों द्वारा पैदल चल के सर्वे किया गया है। इस योजना में RDSS जो कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है, इससे लॉस में कमी आएगी एवं जो यह तकनीक का उपयोग इस अग्रणी डिस्कॉम ने किया है उसके माध्यम से लगभग 2000 करोड़ की बचत हुई है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के ऐप से कोई भी ग्राहक अपना बिल, ट्रांसफार्मर, अपनी लाइन सब कुछ देख सकता है, शिकायत कर सकता है, स्थिति जान सकता है। पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र सुधार योजना यानी RDSS में राज्य में 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम होंगे। ऐसी पहल से देश में मध्य प्रदेश की दावेदारी और मजबूत हो रही है। जबलपुर से संजीव चौधरी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।